तो चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एबीसी एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं विजय सेमवाल एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो उत्तराखंड विषय को लेकर के जो हम लोगों की सीरीज लगातार चल रही है, उसी सीरीज में आज हम एक और नए टॉपिक को लेकर के यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक डिपेंड होगा या आधारित रहेगा कुमाऊं के इतिहास पर, और कुमाऊं के इतिहास से जुड़ा हुआ वह राजवंश जिस राजवंश को हम चंदों को समर्पित करने का काम करते हैं, उसी चंद राजवंश पर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। चंद राजवंश में हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझना है, वो उसकी स्थापना से लेकर के और चंदों के खात्मे तक या अवनति काल का जो दौर रहता है, उन सभी मुद्दों को यहाँ पर चर्चा में लाया जाएगा, जिसमें हम शुरुआत उस पॉइंट से करेंगे कि चंदों की किस कंडीशन में उत्तराखंड में स्थापना हुई, और स्थापना के बाद चंद शासन जो कुमाऊं के क्षेत्र में संचालित हुआ, वो सारी की सारी जानकारी कौन कौन से स्रोतों से अवेलेबल हुई है और कौन कौन से शासकों का यहाँ उत्तराखंड के कुमाऊं में चंदों के बीच में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो सीधे ज्यादा समय न लेकर के हम लोग चंद राजवंश के इतिहास की कहानी शुरू करेंगे, और चंदों की कहानी शुरू करने से पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह राजवंश यहाँ स्थापित हुआ कैसे, और इस राजवंश की जानकारी के स्रोत कौन कौन से देखने को मिले। चलते हैं। हम जब चंद राजवंश की बात करते हैं तो चंद राजवंश का सीधा सीधा अर्थ हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि यदि हम कुमाऊं की हिस्ट्री पढ़े तो कुमाऊं की हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट राजवंश अपनी भूमिका अदा करता है, वही आपका चंद राजवंश कहलाता है। और किसी भी राजवंश की जानकारी हम कभी भी अगर पढ़ें तो उस राजवंश की जानकारी के सोर्स कौन कौन से हैं, वो सोर्स भी हमें मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले काम यही कर लेते हैं कि चंदों का जो इतिहास हम लोग इस कुमाऊं के क्षेत्र में पढ़ने जा रहे हैं, इनकी जानकारी के सोर्स एक्चुअल में है कहां से, अवेलेबल कहां से प्राप्त हो जाते हैं। तो उन्हीं में हमको दो तीन की इफेक्टों को लेकर के याद रखना है कि जब भी हम गोरखों के इतिहास को पढ़ते हैं तो गोरखों के इतिहास से भी हमको इस राजवंश यानी चंद राजवंश की जानकारी प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है। गोरखों के इतिहास की भांति ही जब हम मुगलों के इतिहास को समझते हैं तो मुगलों के इतिहास में भी हमको इस चंद राजवंश की जानकारी का एक तरीके से उल्लेख मिल जाता है। मुगलों के इतिहास की भांति गोरखों के इतिहास की भांति हम जब पंवार वंश की सत्ता का इतिहास पढ़ते हैं, पंवारों का ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उन पंवारों के मैक्सिमम ग्रंथों में हमको इस चंद राजवंश की जानकारी का एक तरीके से उल्लेख प्राप्त हो जाता है। और न सिर्फ इन्हीं आपके प्रकार के ग्रंथों से, बल्कि इतिहास में कई प्रकार के ऐसे अभिलेख हमको देखने को मिल जाते हैं जिन अभिलेखों में हमको चंद राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो यदि मैं सामान्य अर्थों में कहूं कि चंद राजवंश की जानकारी के स्रोतों में कौन कौन से स्रोत इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम उसको डोमिनेंट रूप से देखें तो गोरखों के इतिहास से भी चंदों का इतिहास प्राप्त हुआ, हम मुगलों के इतिहास से भी चंदों की जानकारी कलेक्ट कर चुके हैं, हमने पंवारों के इतिहास से भी, और जो चंद राजवंश में शासकों ने अपने अपने अभिलेख स्थापित करवाए, उन अभिलेखों से भी इस चंद राजवंश की जानकारी हम तक प्राप्त होती है। कुछ ऐसे सोर्स भी हैं जिन सोर्सों में हमको पंवार वंश में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ देखने को मिलता है, जिन ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानवदे काव्य, और जिस मानवदे काव्य की मैं बात यहां पर कर रहा हूं, इसको लिखने वाला एक व्यक्ति भरत कवि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस भरत कवि ने भी इन चंद राजवंश के शासकों के ऊपर प्रकाश डाला है, यानी मानवदे काव्य में भी हमको चंदों की इतिहास की जानकारी मिली। तो कुछ ऐसे ग्रंथ, कुछ ऐसे हमारे पास तथ्य, जानकारी के स्रोत जहां से आपको चंद राजवंश के बारे में जानकारी मिली, वो सोर्स आपके सामने कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। सामान्य भाषा में मैंने लिखा है कि गोरखों के इतिहास से भी चंदों का उल्लेख मिला, मुगलों के भी, पंवारों की भी, और इसी तरीके से चंद शासकों ने जो समय दर समय अपने अभिलेख स्थापित करवाए, हमको पूर्ण रूप से चंद राजवंश की जानकारी अवेलेबल करवाते हैं।
लेकिन ये चंद थे कौन, चंद कुमाऊं के क्षेत्र में किस कंडीशन में एंट्री करते हैं और उनके इतिहास में हमको क्या क्या चीजों को टटोलना है, थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से उन चीजों को समझते हैं। अगर मैं चंदों के इतिहास की बात करूं तो चंदों के इतिहास में हम शुरुआती तौर पर इनके संस्थापक को लेकर के सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। और चूंकि हमको जानकारी ये प्राप्त होती है कि जब कत्यूरी राजवंश की एक शाखा काली कुमाऊं के क्षेत्र में चल रही थी, तो काली कुमाऊं के क्षेत्र में एक शासक कत्यूरियों को लीड कर रहा था, जिस कत्यूरी शासक को हम ब्रह्मदेव के नाम से पुकारते हैं। और ब्रह्मदेव जब इस काली कुमाऊं चंपावत के क्षेत्र में अपनी सत्ता का संचालन कर रहा था, तो उसकी मुलाकात कहते हैं कि झूसी प्रयाग से एक राजकुमार जब इस चंपावत की बेल्ट में एंट्री करता है, उस राजकुमार से हुई। तो वही राजकुमार ब्रह्मदेव से मुलाकात करके ब्रह्मदेव की एकमात्र पुत्री से विवाह संपन्न कर एक नवीन राजवंश की स्थापना कुमाऊं में कर देता है। वही राजवंश आपका चंद कहलाया। और जिस राजकुमार को मैं इस झूसी प्रयाग से होता हुआ ब्रह्मदेव से मुलाकात करवाने का उल्लेख कर रहा हूं, ये व्यक्ति इतिहास में सोमचंद के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो ध्यान रखना कि मैक्सिमम जो इतिहासकार उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, उनका मानना है कि चंदों की स्थापना या चंदों के संस्थापक सदस्य की भूमिका में सोमचंद आता है। लेकिन कुमाऊं की हिस्ट्री में आगे चल करके जब हम एक व्यक्ति जिसको कि कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है, जिसको सामान्य शब्दों में हम हर्षदेव जोशी कह करके पुकारते हैं, हर्षदेव जोशी का मानना है कि चंद राजवंश का जो संस्थापक सदस्य है वो संस्थापक सदस्य थोहर चंद है। लेकिन जिस थोहर चंद की आपके हर्षदेव जोशी ने यहाँ पर डिस्कस किया है, यदि वंशावलियों को टटोला जाए तो थोहर चंद नाम के व्यक्ति का समयकाल लगभग 1261 की अवधि का आता है और लगभग इसका चंदों में यदि क्रम देखा जाए तो लगभग 23वें नंबर का है। तो हर्षदेव जोशी जो आगे चल करके कुमाऊं के चाणक्य का रोल निभाने वाले हैं, उनके अनुसार चंदों का संस्थापक तो थोहर चंद है, लेकिन उनके अतिरिक्त मैक्सिमम इतिहासकार उत्तराखंड के चंद राजवंश का संस्थापक किसे बताते हैं, तो वो व्यक्ति सोमचंद के रूप में आता है। तो यहां से भी आपके दो तरीके के प्रश्न क्रिएट हो सकते हैं। पहला प्रश्न तो यही क्रिएट हो जाता है कि चंद राजवंश का संस्थापक कौन, तो सामान्य अर्थों में इसका जवाब सोमचंद। लेकिन यदि क्वेश्चन का प्रारूप कुछ इस तरीके से आए कि थोहर चंद जो है किसके अनुसार चंदों का संस्थापक है, तो वो व्यक्ति आपका हर्षदेव जोशी। और इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हर्षदेव जोशी के अनुसार चंदवंश का संस्थापक कौन है, तो उसका जवाब आपका थोहर चंद। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर सामान्य प्रश्न आए कि चंदवंश का संस्थापक कौन, तो चंदों का संस्थापक हमारे बीच सोमचंद रहेगा। सभी चंद शासकों को अगर हम समझने का आगे चल करके जब प्रयास करेंगे, तो उन चंद शासकों में लगभग आपको 60 से लेकर के 61 राजाओं की जानकारी मिलेगी। लेकिन वो जो 60 से 61 प्रकार के राजा अलग अलग दौर में अपनी सत्ता का संचालन चंपावत में करेंगे, फिर आगे चल करके अल्मोड़ा जाएंगे, उन 60 से 61 राजाओं में कुछ राजा ऐसे हुए जिनको मैं शुरुआती तौर पर यहां पर उनकी उपलब्धता के कारण डिस्कस करूंगा। और वो जो शुरुआती फैक्ट उनके बारे में मैं आपको सामने रखूंगा, वो सिंपल वन लाइनर होंगे। और धीरे धीरे हम लोग एक एक शासक जो चंद राजवंश में अपने आप को स्थापित करता है, उनकी फिर डिटेल से जानकारी कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो कौन कौन से चंद राजा थे जिन्होंने इतिहास में अपनी विशेष उपलब्धता को हासिल करने में यहां पर सफलता प्राप्त की। और उन्हीं शासकों की अगर सूची को देखें, तो कुछ चंद राजाओं में पहला तो राजा हमको यहां पर देखना होगा जिसको सोमचंद कहा जाता है। फिलहाल मैं आपको क्या करवा रहा हूं, तो फिलहाल मैं आपको उन 60-61 राजाओं में कुछ चुनिंदा राजा हैं जिनको आपने शुरुआत में ही क्या करना है, वन लाइनर के रूप में याद करना है। और आगे जब इनको हम 10-15 राजा जो यहाँ पर आने वाले हैं फिलहाल, उनको जब आप सामान्य भाषा में या सामान्य रूप से याद रखोगे, फिर उनके अंदर हम लोग एक एक करके एंट्री करने का काम करेंगे। सोमचंद उन्हीं शासकों में से एक शासक होगा। और सोमचंद की सबसे बड़ी विशेषता यह रहेगी कि ये इस चंद राजवंश का क्या होगा, संस्थापक सदस्य होगा। सोमचंद के अलावा अगर हम महत्वपूर्ण शासकों की बात करें, तो महत्वपूर्ण शासकों में इस चंद राजवंश में जो व्यक्ति सत्ता पर बैठेगा, उस व्यक्ति को हम लोग वीरचंद के नाम से पुकारेंगे।
वीरचंद का भी हम इतिहास टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीरचंद अगर कुमाऊं के इतिहास में याद किया जाता है तो उसको सबसे इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि ये चंदों की सत्ता को पुनर्स्थापित करने वाला राजा था। यानी चंद वंश की पुनर्स्थापना करने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को गया तो वो राजा आपका वीरचंद कहलाया। चंद राजवंश में कुछ महानतम शासक सत्ता पर बैठे थे और उन्हीं महानतम शासकों में एक शासक इतिहास में कुमाऊं के पोर्शन में देखने को मिला जिस व्यक्ति को हम ज्ञानचंद के नाम से पुकारते हैं। और इसी ज्ञानचंद के लिए एक पदवी हम लोग यहां पर सामने रखते हैं जिस पदवी को गरुड़ कहा गया और इसको इतिहास में गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से पुकारा गया। इसके संबंध में आपको वन लाइनर फिलहाल चीज याद ये रखनी है कि इसको गरुड़ की उपाधि देने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था और ये पहला ऐसा कुमाऊं का राजा बना जिसने की दिल्ली दरबार में शरण लेने की गतिविधि संपन्न की। तो ध्यान रखना, फिलहाल हम सिंपल वन लाइनर चीजों को देख रहे हैं, हम डिटेल से इन राजाओं के बीच में आएंगे, लेकिन पहले हम ये प्रयास कर रहे हैं कि चंदों के इतिहास में महत्वपूर्ण शासकों में कौन कौन से शासक हमको पढ़ने हैं और उनकी मैं वन लाइनर विशेषता आपके बीच में रख रहा हूं। तो गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि मिलती है, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मिली थी और ये दिल्ली दरबार जाने वाला पहला कुमाऊं का शासक बन चुका है। ठीक, गरुड़ ज्ञानचंद के अलावा अगर हम देखें कि कुमाऊं के इतिहास में और कौन कौन से महत्वपूर्ण शासकों को हमने आगे चल करके पढ़ना है तो उन्हीं शासकों में से एक चंद राजा विक्रम चंद के नाम से सत्ता प्राप्त करेगा। और विक्रम चंद वो व्यक्ति होगा जिसने की चंपावत के क्षेत्र में एक मंदिर को पूर्ण रूप से तैयार किया जिस मंदिर को हम बालेश्वर के नाम से पुकारते हैं। और इसी व्यक्ति विक्रमचंद के समय में इसके भतीजे भारती चंद का एक अराजकता का दौर उत्पन्न हुआ और उसी अराजकता के दौर में भारती चंद ने विक्रमचंद को सत्ता से हटा करके अपनी एक सत्ता स्थापित कर दी। तो वही व्यक्ति इतिहास में एक 12 वर्ष का संघर्ष लड़ेगा जिसको कि मैं भारती चंद के नाम से पुकार रहा हूं। तो ध्यान रखना, हम आगे चल करके भारती चंद का इतिहास पढ़ेंगे और भारती चंद की सबसे बड़ी विशेषता होगी कि इसने चंद राजवंश को टैक्स मुक्त कराया और चंद राजवंश में इस प्रकार की गतिविधि को करने के बाद यह स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता का संचालन चंपावत में करेगा। तो चंदों को टैक्स मुक्त कराने वाला चंद वंशीय राजा भारती चंद होगा, जिस भारती चंद के बारे में ऐसी भी जानकारी मिली कि कुमाऊं में जो सबसे ज्यादा अगर किसी के प्रसिद्ध पवाड़े हैं, जागर हैं, तो वो और कोई नहीं बल्कि भारती चंद से ही रिलेटेड है। भारती चंद के बाद हम कुछ राजाओं को पढ़ेंगे जिन शासकों में से एक राजा इसके पुत्र की भूमिका में आएगा जिसको हम रत्नचंद कहकर के पुकारते हैं। और रत्नचंद के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर कुमाऊं के इतिहास में किसी शासक ने भूमि बंदोबस्त संपन्न करवाया तो वो भूमि बंदोबस्त कराने वाला पहला कुमाऊनी शासक रत्नचंद बन चुका था। रत्नचंद के अलावा अगर कुमाऊं के इतिहास में देखा जाए तो एक व्यक्ति शासन सत्ता पर बैठेगा जिसको हम कीर्ति चंद कहकर के पुकारते हैं। और कीर्ति चंद पहला ऐसा कुमाऊं का शासक निकला जिसने की गढ़वाल के क्षेत्र पर अभियान किया और साथ ही साथ इसने तराई भाबर के क्षेत्र में अपने ही नाम से एक नगर की स्थापना करनी स्टार्ट कर दी जिसको हम कीर्तिपुर कहकर के पुकारते हैं। तो भारती चंद टैक्स मुक्त कराने वाला चंदवंशीय पहला राजा था। मैंने रत्नचंद कहा ये भूमि बंदोबस्त कराने वाला पहला राजा आएगा। कीर्तिचंद जो कि गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहले शासक की भूमिका में देखने को मिलेगा। और इसी क्रम में हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि कुमाऊं के इतिहास में सत्ता प्राप्त करता है भीष्मचंद। और इस भीष्मचंद की विशेषता क्या रहेगी कि इसने कुमाऊं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों में एक कार्य खगमरा कोट नाम के किले को स्थापित करके किया और इसकी मंशा थी कि राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा लाई जाए, लेकिन उस प्रयास में वो असफल रहा। लेकिन खगमरा कोट को आगे चल करके बनाने का काम ये भीष्मचंद नाम का व्यक्ति करेगा।
भीष्मचंद्र की तरह ही एक अन्य प्रतापी राजा कुमाऊं के इतिहास में आएगा, जिस कुमाऊं में या जिस शासकों में एक व्यक्ति बालो कल्याण चंद के नाम से प्रसिद्ध होगा। और इस बालो कल्याण चंद को लेकर के हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि इसने अपनी राजधानी सन 1563 के समय काल में चेंज की और 1563 में इसने राजधानी चंपावत की लोकेशन से स्थानांतरित कर डाली और स्थानांतरित करके ये अल्मोड़ा की लोकेशन में इसको स्थापित करने में सफल रहा। हालांकि भीष्मचंद इसको चेंज करने में रुचि ले रहा था, लेकिन भीष्मचंद उसको चेंज न कर सका, किंतु आगे चल करके उसके गोद लिए हुए पुत्र बालो कल्याण चंद ने चंदों की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा में हस्तांतरित या स्थानांतरित कर डाली। इसी क्रम में हम आगे चल करके कुछ महान चंद शासकों का इतिहास पढ़ेंगे और उन महान चंद शासकों में एक चंद शासक आएगा जिसको हम रुद्रचंद कह करके पुकारते हैं। और रुद्रचंद की सबसे बड़ी विशेषता ये रहेगी कि ये व्यक्ति अकबर के समकालीन हम लोग पढ़ेंगे और अकबर के समकालीन इसने जो गतिविधि संपन्न की उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर डाला। और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला ये चंद वंश में पहले शासक की भूमिका निभाएगा। तो ध्यान रखना, मुगलों की अधीनता स्वीकार करेगा आगे चल करके रुद्रचंद नाम का व्यक्ति, और ये दिल्ली दरबार जाने वाले दूसरे शासक की भूमिका निभाएगा। पहला व्यक्ति जो दिल्ली दरबार गया वो आपका गरुड़ ज्ञान चंद होगा। यहाँ रुद्रचंद है तो ये दिल्ली दरबार जाएगा, लेकिन ये दूसरा होगा, लेकिन मुगलों के दरबार में जाने वाला ये पहला कैरेक्टर बनेगा। रुद्रचंद के अलावा आगे चल करके हम जिन महान शासकों का इतिहास पढ़ेंगे उन शासकों में से एक शासक आएगा लक्ष्मीचंद। और ये लक्ष्मीचंद नाम के व्यक्ति का उल्लेख अगर हम देखें तो इसके किए गए कार्यों को लेकर के याद किया जाता है। हालांकि लक्ष्मीचंद का उल्लेख मोनाकोट ताम्रपत्र से भी प्राप्त होता है, और ये मोनाकोट का ताम्रपत्र जो होगा इसमें चंद्रकालीन टैक्सों का उल्लेख प्राप्त होता है। ध्यान रखना कि जो लक्ष्मीचंद नाम का व्यक्ति है इसका जिक्र जहांगीर नामा में भी मिलेगा, और जहांगीर नामा में इस लक्ष्मीचंद नाम के व्यक्ति को पहाड़ों का सबसे धनी राजा बताया गया है। पहाड़ से आने वाले जितने भी शासक होते थे उनको गरीब माना जाता था, लेकिन जो लक्ष्मीचंद है इसके बारे में जहांगीर नामा में लिखता है कि ये पहाड़ों से आने वाला एक ऐसा राजा था जो कि मैंने एक तरीके से आर्थिक संपन्न पाया, और ये आर्थिक संपन्नता के कारण पहाड़ों का धनी राजा बताया गया है जहांगीर नामा नाम की रचना में। इसी सीरीज को या इन्हीं प्रकार के राजाओं को आगे चल करके जब हम ले जाएंगे तो इस लक्ष्मीचंद के पश्चात जो महानतम शासक के रूप में गद्दी पर बैठने का काम करेगा उसमें एक कैरेक्टर हमारे बीच बाज बहादुर चंद के नाम से स्थापित होगा। बाज बहादुर की सबसे बड़ी विशेषता ये रहेगी कि बाज बहादुर कुमाऊं का 50वें राजा के रूप में स्थापित होने वाला शासक आएगा। और इस बाज बहादुर की अन्य विशेषताओं में हम देखें तो इसके समय काल में औरंगजेब भारत में मुगल वंश की सत्ता अपने हाथों में ले लेता है, और बाज बहादुर चंद जो कि कई प्रकार के कार्यों को लेकर के इतिहास में जाना गया, इसने अपने समय में तिब्बतियों पर सिरती नाम का एक कर भी आरोपित किया। तो इसकी सारी कहानी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वन लाइनर रूप में याद रखना कि अगर कुमाऊं का 50वां राजा ध्यान रखना हो तो कुमाऊं के 50वें राजा की भूमिका में बाज बहादुर चंद बैठेगा। बाज बहादुर की भांति आगे चल करके हम जिन बड़े बड़े शासकों का इतिहास यहाँ पर पढ़ेंगे उन इतिहास के शासकों में बाज बहादुर के बाद जो मुख्य रूप से सत्ता में आने का काम करने वाले राजा होंगे उसमें एक राजा आएगा जिसको हम उद्योत चंद कह करके पुकारेंगे। और इस उद्योत चंद की विशेषता रहेगी कि जब इसने शासन सत्ता चलाई तो शासन सत्ता को चलाते समय इसने डोटी और सीरा पर जब अटैक किया तो वहां डोटी शासक देवपाल को टैक्स देने के लिए बाध्य कर डाला था। इतिहास में सोमचंद से लेकर के विक्रमचंद तक जितनी भी राजा हुए वो डोटी शासकों के सामंत थे, और वो हर साल टैक्स इस कुमाऊं के क्षेत्र से नेपाल भेजते थे। लेकिन उद्योग चंद जब गद्दी पर बैठेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा चीजें एक तरीके से अपोजिशन में आ जाती है, यानी डोटी का राजा अब चंद राजवंश को टैक्स देना स्टार्ट कर देगा, और ये गतिविधि जिस राजा के समय काल में कुमाऊं में संपन्न हुई वो व्यक्ति आपका उद्योग चंद कहलाएगा।
इसी क्रम में हम आगे चल करके कुछ अन्य प्रकार के राजाओं का इतिहास पढ़ेंगे, जिन अन्य राजाओं में हमारे बीच में जगतचंद नाम का व्यक्ति सत्ता को संभालेगा। और जगतचंद नाम का जो व्यक्ति रहेगा, इसकी विशेषता ये होगी कि इसके समय काल को हम कुमाऊं के इतिहास का स्वर्णिम काल कह करके पुकारते हैं। तो कुमाऊं के इतिहास यानी चंद राजवंश के स्वर्णिम काल की स्थिति किस राजा के काल को बताया गया है, तो वो राजा आपके जगतचंद हुए। जगतचंद के अलावा हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि इन्हीं शासकों में से एक शासक आपके देवीचंद के नाम से स्थापित हुए, जिनको कि कुमाऊं के इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक कहकर के पुकारा जाता है। और इसी को कुमाऊं के इतिहास में हम लोग पागल बादशाह के नाम से भी जानते हैं। हम इन राजाओं की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और देवीचंद के अलावा हम जिन शासकों को सत्ता पर बिठाएंगे उनमें से एक व्यक्ति आएगा जिसको आप दीपचंद कह करके पुकारते हो। और दीपचंद की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसके समय सन 1761 के समय काल का पानीपत का तीसरा युद्ध संपन्न हुआ। और यहां जब पानीपत का युद्ध संपन्न हुआ तीसरे क्रम का, तो आपके कुमाऊं के क्षेत्र से भी 4000 लोगों की सेना इस पानीपत की तीसरी लड़ाई में शामिल होगी। दीपचंद का इतिहास देखा जाएगा। और इसी क्रम में हम देखेंगे कि कुमाऊं की सत्ता मोहनचंद के हाथों में आएगी। और मोहनचंद नाम का व्यक्ति ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार कुमाऊं की सत्ता का संचालन करेगा, अपना राज्याभिषेक 2 बार करने वाला है। यानी हम मोहनचंद के इतिहास को जब टटोलेंगे तो हम देखेंगे कि आगे चल करके एक कैरेक्टर शासन सत्ता संभालेगा जिसको कि हम महेंद्र चंद के नाम से पुकारते हैं। और महेंद्र चंद वो कैरेक्टर इन चंदों में आएगा जिसको कि हम इस चंद राजवंश का अंतिम शासक की संज्ञा देते हैं। तो इसी सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि जो टोटल ये 60 से लेकर के 61 राजा आएंगे, उन राजाओं की भी अलग अलग कैटेगरी क्रिएट करती जाएगी। अब कैटेगरी कैसे कैसे इतिहासकारों ने क्रिएट करी है उसको भी समझ लेते हैं। तो चंदों में जो टोटल 60 से इन शासकों की आपको 2 तरीके की कैटेगरियां देखने को मिलती हैं, जिन कैटेगरी में एक शासकों का वो दौर रहता है जिन शासकों को हम लोग पूर्ववर्ती चंद शासकों में शामिल करते हैं। और पूर्ववर्ती चंद शासकों में हम लोग यहाँ पर शुरुआत में पहले सत्ता पर बैठेगा सोमचंद, सोमचंद के बाद यहाँ पर सत्ता पर बैठेगा आत्मचंद, आत्मचंद के बाद सत्ता चलाएगा पूर्णचंद, इंद्रचंद। और आगे हम इस शासन सत्ता या इन पूर्ववर्ती शासकों में 8वें नंबर का राजा स्थापित कर देंगे जिसको वीणाचंद नाम मिला। और वीणाचंद के समय काल में चंदों के इस शासन संचालन करने में स्टॉप या पूर्ण विराम लग जाता है 200 वर्षों तक, क्योंकि 200 वर्षों तक वीणाचंद के बाद यहाँ कुमाऊं पर खस जो जाति थी उन खसों ने अपना 200 सालों तक सत्ता संचालित किया। इस कारण से इतिहासकार चंदों की दूसरी एक कैटेगरी को तैयार करते हैं और उस कैटेगरी को हम उत्तरवर्ती चंद शासक कहकर के पुकारते हैं। और उत्तरवर्ती चंद शासकों में जो पहला शासक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है वीरचंद का। और वीरचंद से शुरुआत इन लोगों की उत्तरवर्ती दौर में हो जाएगी और अंतिम रूप में हम लोग महेंद्र चंद के इतिहास पर पहुंचेंगे। तो ध्यान रखना, ये 2 कैटेगरियां आपने चंदों के राजाओं के संबंध में तैयार करनी है। पहला मैंने कहा पूर्ववर्ती चंद शासक आएगा और दूसरी कैटेगरी हमारे बीच में उत्तरवर्ती चंद शासकों की भूमिका निभाएगा। अब हम लोगों का काम होगा कि एक एक करके इन चंद शासकों की विशेषताओं को समझने का, जहां इनिशियल रूप से हम लोग सोमचंद से कहानी की शुरुआत करेंगे। और इस लेक्चर में फिलहाल हम लोग ये करेंगे कि पूर्ववर्ती जो चंद राजा थे उन चंद राजाओं से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो उन चीजों पर डिस्कस करते हैं। शुरुआत सोमचंद से। अब जिस व्यक्ति को हम सोमचंद के नाम से पुकारते हैं, इस सोमचंद का राज्यारोहण कब हुआ, तो उस राज्यारोहण की अवधि को लेकर के इतिहासकारों में मतभेद पाया जाता है। लेकिन फिर भी अमूमन सामान्य रूप से 700 ईस्वी का समय बताया गया है कि 700 ईस्वी के लगभग सोमचंद कुमाऊं के क्षेत्र में पहुंचा। और वो कहानी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सोमचंद जब ब्रह्मदेव से मिला तो ब्रह्मदेव से मुलाकात करके ब्रह्मदेव की पुत्री से विवाह करके इसने सत्ता एक स्थापित करी और वो सत्ता का केंद्र इन्होंने चंपावत को चुना। तो देखते हैं कि किस तरीके से इनकी सत्ता का संचालन हुआ और यहां से प्रश्न किस रूप में एग्जाम पेपर में बनते हैं।
सत्ता का केंद्र आपके सोमचंद के समय उस लोकेशन को देखा जाता है जो कि आपकी काली कुमाऊं के नाम से प्रचलित है, और काली कुमाऊं जो कि वर्तमान के समय में चंपावत को इंडिकेशन देगा, यही काली कुमाऊं सोमचंद की राजनीति का केंद्र बना। और जब ये सत्ता का संचालन कर रहा था तो वर्तमान के समय काल में एक लोकेशन जिसको कि हम डोटी कह करके पुकारते हैं, ये डोटी का क्षेत्र आज के समय नेपाल की स्थिति को दर्शाता है। और सोमचंद जैसे ही सत्ता पर बैठता है तो डोटी के क्षेत्र के राजा के अधीन ये लोग कार्य करते थे। यानी मैं अगर कहूं एक सामान्य शब्द में कि डोटी के अधीन इस समय चंद्रवंशीय शासक अपनी गतिविधि निभाते हुए पाए गए, इसलिए सामान्य रूप से जो सोमचंद रहेगा ये सोमचंद सामंती व्यवस्था को इंप्लीमेंट करता हुआ पाया गया। और चूंकि सामंत था तो सामंत का कार्य होता है, सामान्य एक तरीके से फर्ज होता है कि वो अपने ऊपर स्थापित शासक को हर साल टैक्स पे करता रहे। सोमचंद ने भी किया। और सोमचंद के समय अगर इस डोटी के क्षेत्र में सत्ता का संचालन जिस व्यक्ति के हाथों में था उसे इतिहास में हम लोग जयमल कह करके पुकारते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना कि सोमचंद एक सामंती राजा था जो डोटी शासक जयमल को प्रतिवर्ष टैक्स पे करने के लिए अपने कार्यों को इंप्लीमेंट करता था। ये उसको हर साल टैक्स पे करता रहता था। सोमचंद जैसे ही सत्ता को चलाने इस चंपावत की सत्ता या गद्दी पर बैठा तो सामान्य सी बात है कि सोमचंद पहाड़ी मूल का तो था नहीं, और पहाड़ में आकर के अपनी सत्ता को संचालित कर रहा है। तो स्पष्ट है कि जो निकटतम क्षेत्र के पहाड़ी राजा होंगे वो इस मैदानी शासक का राजा बनने का विरोध तो करेंगे ही करेंगे। विरोध के स्वर उठे, और विरोध का स्वर सबसे पहली बार अगर किसी निकटतम राजा ने शुरू किया तो वो विरोध करने वाला रावत राजा जो कि दूनाकोट का शासक कुमाऊं में बताया जाता है, इसने सीधे कुमाऊं के राजा सोमचंद पर अभियान कर डाला। और अभियान करने का कारण एक, क्योंकि ये उत्तराखंड मूल निवासी था नहीं, मैदानी क्षेत्रों से आता हुआ ये पहाड़ों को अपने अधिकार में ले रहा है, राजा बन चुका है। तो रावत राजा का अभियान हुआ, लेकिन सोमचंद एक योग्य राजा था, इसने दूनाकोट के शासक रावत राजा को युद्ध में परास्त कर दिया। लेकिन सोमचंद यहां एक चीज समझ चुका था, और उसके दिमाग में एक बात थी कि भाई अभी मैंने सत्ता स्थापित ही करी है, और जिस किले पर वो अपनी सत्ता चला रहा था उसे सामान्य शब्दों में राजपूंगा का किला कहकर के पुकारते हैं। इस राजपूंगा किले को इसी ने ही निर्मित चंपावत के क्षेत्र में किया था। तो सोमचंद सामान्य अर्थों में ये चीज तो समझ चुका था अच्छी तरीके से कि मैं अभी राजा बना ही हूं और मेरे खिलाफ विरोधी स्वर उठने शुरू हो चुके हैं, और वो स्टेप शुरू कर चुका था रावत राजा। तो अब सोमचंद अपने आप को प्रॉपर स्थापित करने का प्रयास करेगा। सोमचंद ने यहां पर क्या करा कि जिस किले को राजबूंगा का किला कहते हैं, इस राजबूंगा के किले की सुरक्षा करने का बेड़ा उठा लिया, और सुरक्षा कैसे प्रदान हो इस किले को उसको लेकर के विचार मंथन करना स्टार्ट कर चुका था सोमचंद। सेनापति इसका जो इस समय गतिविधियां करता हुआ पाया गया वो सेनापति कालू तड़ागी था, और कालू तड़ागी नाम के व्यक्ति से इसने जब संवाद किया कि भाई अब मुझे इस राजबूंगा के किले की सुरक्षा कैसे करनी है, तो कालू तड़ागी उसको एक सुझाव देगा। कालू तड़ागी का मत था कि यदि वो नेपाल के क्षेत्र से कुछ विशेष जातियों को लेकर के अपने साथ आए तो वो विशेष जाति के जो लोग हैं वो आपकी सहायता कर सकते हैं इस राजबूंगा के किले को संरक्षण प्रदान करने में, सुरक्षा प्रदान करने में। और जिन जातियों की बात कालू तड़ागी सोमचंद से कर रहा था उसमें उन्होंने 4 नामों को सामने रखा कि 4 जातियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उन जातियों में उसने कहा कि एक तो स्वयं उसी की कैटेगरी ये वर्ग के तड़ागी होंगे। तड़ागी के अलावा उसने वोहरा जाति को रिकमेंड किया। वोहरा के अलावा यहां पर उसने चौधरी जाति को रखा, और चौधरी जाति के अलावा जिस जाति को कुमाऊं में कार्की के कह करके पुकारते हैं, इन 4 जातियों को कालू तड़ागी सोमचंद को एक विचार दे रहा है, एक सुझाव दे रहा है कि इनको आप नेपाल से बुलाइए, और नेपाल से यदि आपके साथ आने के लिए तैयार होते हैं तो निश्चित ही राजबूंगा का किला सुरक्षित रह सकता है। सोमचंद नेपाल से इन 4 जातियों को बुलाता है। जातियों के सिपाहियों को
किले के चारों ओर नियुक्तियां प्रदान की गई और इसी प्रोसेस को जो सोमचंद ने इस प्रकार से इंप्लीमेंट किया, इस व्यवस्था को सोमचंद और इतिहासकार कहते हैं कि इसी व्यवस्था का नाम चाराल व्यवस्था है, या इसी को ही चार आल व्यवस्था कहकर के पुकारा गया। तो ध्यान रखना, सोमचंद चंद राजवंश का संस्थापक है और इसने चाराल व्यवस्था को स्थापित कर दिया है। और चार आल व्यवस्था क्या है कि राजभूंगा किले के चारों ओर चार जातियों के सिपाही तैनात कर दिए गए हैं ताकि बाह्य आक्रमण से राजभूंगा किले की सुरक्षा की जा सके। सोमचंद के अन्य कार्यों को देखें, क्योंकि ये लंबी अवधि तक सत्ता का संचालन तो नहीं कर पाया, लेकिन इसने अपने साम्राज्य में कुछ इंपॉर्टेंट कार्य कुछ इस तरीके से किए कि कुमाऊं के इतिहास में अगर किसी ने पंचायती राज व्यवस्था को इंप्लीमेंट किया तो इस पंचायती राज व्यवस्था को इंप्लीमेंट करने का श्रेय भी सोमचंद को गया। इसने मेहरा और फड़त्याल जाति का सहारा भी आगे चल करके लिया, लेकिन फिलहाल ध्यान रखना कि पंचायती राज व्यवस्था हो या आपने चार आल व्यवस्था हो, इन व्यवस्थाओं को इंप्लीमेंट करने वाला राजा सोमचंद बना था। मैंने कहा इतिहासकार मानते हैं कि सोमचंद लंबे समय तक तो सत्ता संचालित नहीं कर पाया। किताबों में यहां तक लिखा हुआ मिल जाता है कि इसने मात्र 10 वर्षों तक सत्ता चलाई और उसके बाद ये अपनी सत्ता पुत्र को सौंप देता है। और कहीं कहीं तो ये भी जानकारी मिली है कि सोमचंद की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद आत्मचंद नाम का जो व्यक्ति था वो शासन सत्ता को चलाता है। लेकिन क्या आत्मचंद हमारे बीच में कुछ खास काम ऐसे करता है कि जिस कारण हम उनको इतिहास में पढ़े या परीक्षा की दृष्टि से पढ़े? तो ऐसे कुछ खास काम इतिहास में हमको इस आत्मचंद के बारे में नहीं मिले। आत्मचंद के बाद पूर्णचंद गद्दी पर बैठा और इस पूर्णचंद के बारे में कुछ हद तक 2-3 पॉइंट हमको देखने को मिलते हैं और उन पॉइंटों को पूर्णगिरि धाम से जोड़ा जाता है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि पूर्णचंद नाम का जो व्यक्ति है इसने पूर्णगिरि धाम मंदिर की स्थापना को लेकर के कार्य किए। और कहीं कहीं हमको जानकारी मिलती है कि ये जब सत्ता को चला रहा था तो सत्ता को चलाते चलाते ये पूर्णगिरि धाम में जो देवी है उस देवी की आराधना में लीन रहता था। इसके बाद शासन सत्ता इंद्रचंद के हाथों में आई और इंद्रचंद का अगर महत्वपूर्ण कार्य देखा जाए तो इंद्रचंद के समय एक ही महत्वपूर्ण कार्य हमको देखने को मिलता है और उस कार्य का संबंध रेशम के उत्पादन से जुड़ा था। इंद्रचंद नेपाल चाइना के क्षेत्र पर जब नजर डालता है तो वहां पर रेशम का व्यापार बड़े स्तर का देखने को मिल रहा था। उसी रेशम के संबंध में इसने चंपावत के क्षेत्र में एक कारखाने की स्थापना की और यहां कारखाने में रेशम का उत्पादन करने के प्रयास इस इंद्रचंद नाम के व्यक्ति द्वारा किए गए। यानी पहली बार अगर कारखाने की स्थापना किसी राजा के द्वारा उत्तराखंड में की गई तो वो राजा और कोई नहीं बल्कि इंद्रचंद बना। बद्रीदत्त पांडे लिखते हैं कि इसने जब रेशम का उत्पादन किया, कारखाना स्थापित किया, तो रेशम उस स्तर तक नहीं उन्नति प्राप्त कर पाया या उत्पादन उतना नहीं हो सका। इस कारण इसने आगे चल करके एक प्रथा का संचालन किया जिस प्रथा को इतिहासकार पटरंग वाली प्रथा के नाम से पुकारते हैं। और पटरंग वाली प्रथा को बद्रीदत्त पांडे मानते हैं कि इसके तहत साम्राज्य में झूठ बोला जाता था। लेकिन आपको सिर्फ यह पॉइंट ध्यान रखना है कि पटरंग वाली प्रथा को चलाने वाला राजा इंद्रचंद बना और इस पटरंग वाली प्रथा का संबंध किससे था? रेशम उत्पादन से जुड़ा हुआ था। केवल एक लाइन में समेटना है आपने इंद्रचंद को, किसने रेशम के संबंध में कारखाने की स्थापना कर दी है, पटरंग वाली प्रथा का चलन किया है और इसने ये सारे काम किसके संबंध में किए हैं? तो वो रेशम के उत्पादन को लेकर के हुए। आत्मचंद, इंद्रचंद, पूर्णचंद, इस प्रकार के जो राजा हैं ये सारे के सारे समय दर समय अपनी गतिविधियों को करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में कुमाऊं के इतिहास में राजा सत्ता पर बैठा जिसको हम वीणाचंद के नाम से पुकारते हैं। वीणाचंद की अगर हम खासियत देखने का काम करें तो वीणाचंद कुमाऊं के इतिहास में वो शासक निकला जिसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि ये भोग विलास में बड़ा लिप्त पाया गया और भोग विलास में लिप्त हुआ तो इसका दंड भी इसको भुगतना था और दंड भुगता खसों के अटैक के रूप में। खसों ने चंद्रवंश पर वीणाचंद के समय आक्रमण किया और लगभग कहा गया कि जब इन्होंने वीणाचंद को युद्ध में परास्त किया तो परास्त करके 200 वर्षों तक कुमाऊं पर आपके खसों का आधिपत्य रहा और चंद राजवंश के ये जो पूर्ववर्ती शासक थे इन पूर्ववर्ती शासकों पर विराम लग जाता है लगभग 200 सालों तक।
यानी अब 200 सालों बाद फिर से चंद राजवंश पुनर्स्थापित किया जाएगा, और उसको पुनर्स्थापित करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई राजा निभाता है तो वो व्यक्ति आपका वीरचंद होगा। वीरचंद पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। जल्दी ही इस पार्ट को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।